वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोज लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। आधुनिक भारत का इतिहास, कक्षा 8वीं। नागरिक शास्त्र इस विषय के अंतर्गत आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं। और कक्षा 8वीं में नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली की चर्चा की गई है। इसके तहत आज हम भारत की न्यायपालिका के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय संविधान ने भारत में शासन संस्था के कुछ घटक निर्धारित किए हैं। उसमें 3 महत्वपूर्ण घटक हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी। अब हम देखते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या क्या काम करती हैं। विधायिका कानून बनाने का काम करती है। विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदन आते हैं। कार्यपालिका जो कानून विधायिका ने बनाए हैं, उन कानूनों का क्रियान्वयन कैसे किया जाए, उनको कैसे लागू किया जाए, यह काम करती है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव्स। और तीसरी है न्यायपालिका, यानी न्याय देना। कानून बन गया, कानून का क्रियान्वयन हो गया। अब उस कानून के आधार पर यदि कोई काम नहीं हो रहा है, किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए न्याय देने का महत्वपूर्ण काम करती है न्यायपालिका। आज हम भारत की इसी न्यायपालिका के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम विचार करेंगे कि आखिर हमें न्यायदान की आवश्यकता क्यों होती है। कोई अन्याय करता ही क्यों है कि किसी को न्याय की जरूरत पड़े। भारत में विविधता में एकता की बात हमेशा की जाती है। यहाँ पर अनेक संस्कृतियों वाले लोग, अनेक धर्म, संप्रदाय, दृष्टिकोण रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। जब अलग अलग संस्कृतियों वाले, अलग अलग
धर्म, पंथ, संप्रदाय, मान्यताओं वाले लोग एक साथ रहते हैं, तब बहुत सारी भिन्नताएं नजर आती हैं। व्यक्ति व्यक्ति के विचार में भिन्नता हो सकती है, उनकी मान्यताओं में अलग अलग रूप दिखाई पड़ते हैं, उनकी श्रद्धा अलग अलग हो सकती है, उनके मत, उनकी संस्कृति, उनके हित संबंध ये अलग अलग हो सकते हैं, उनके दृष्टिकोण में भिन्नता हो सकती है। और यदि इन सारी भिन्नताओं को रखने वाले लोग एक साथ रहें और एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का भाव न रखें तो टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। हम देखते हैं कई बार इन्हीं भिन्नताओं के चलते लोगों में आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है। अपने अपने बात को सही सिद्ध करने में रस्साकशी भी हो जाती है। रस्साकशी मतलब कि हमारी बात सही है, एक पक्ष साबित करता है कि भाई हमारी बात सही है, दूसरा पक्ष साबित करता है कि मेरी बात सही है, और इसी खींचतान में संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। तो इस संघर्ष की जब संभावना बढ़ती है तो किसी के प्रति अन्याय होता है, किसी के प्रति अत्याचार होता है, कोई एक पक्ष जीतता है तो कोई एक पक्ष हारता है। तो ऐसे समय पर निष्पक्ष दृष्टि से निराकरण किया जाए, समस्या का समाधान निकाला जाए, इसके लिए कानून की आवश्यकता होती है, न्यायालय की आवश्यकता होती है। न्यायपालिका जैसी व्यवस्था की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? निष्पक्ष न्याय मिले, इसकी आवश्यकता हमें होती है। और निष्पक्ष न्याय की आवश्यकता कब होती है? जब व्यक्ति और शासन संस्था में हित संबंधों को लेकर संघर्ष हो। कई बार ऐसा होता है कि शासन संस्था ने कुछ नियम बनाए हो, कुछ कानून बनाए हो, और समाज के अधिकांश लोगों को वह लगे कि ये कानून हमारे प्रति अन्याय कर रहा है, हमें ये ठीक नहीं लग रहा है। तो ऐसे में जो टकराव होता है, उस समय न्यायालय जो है, न्यायपालिका शासन और व्यक्ति के बीच सामंजस्य बिठाने का काम करती है। समाज के दुर्बल वर्ग जैसे महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, किन्नर यानी ट्रांसजेंडर, ये जो वर्ग हैं, ये समाज में मुख्य प्रवाह में नहीं है। तो समाज इन वर्गों को समाज के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए न्यायालय जो है वो मदद करता है। जैसे हम देख सकते हैं कि किन्नर वर्ग जो है हमारे समाज में हमेशा से उपेक्षित समुदाय रहा है। हमने कभी देखा नहीं किसी किन्नर बच्चे को अपने साथ पढ़ते हुए, कभी हमने किसी किन्नर टीचर को नहीं देखा, किन्नर डॉक्टर हमने नहीं देखे अपने आसपास। तो ये जो समुदाय हैं, इनको मुख्य प्रवाह में लाने के लिए न्यायालय ने कई सारे नियम कानून बनाए हैं। स्वतंत्रता, समता, न्याय और लोकतंत्र का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले, इसलिए न्यायालय कार्य करता है। किसी भी गुट व्यक्ति की दमन या दबाव की नीति अथवा तानाशाही के उत्पन्न होने पर उस तानाशाही की भावना पर रोक लगाने के लिए न्यायालय काम करता है। यानी ऐसा ना हो कि कोई एक व्यक्ति अपने पावर के हिसाब से खूब जोरदार बन जाए, शक्तिशाली बन जाए और समाज के अन्य लोगों का दमन करे। तो ऐसे में जो न्यायालय है वो इस वृत्ति पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाता है। इसके अलावा हम देखते हैं जब परिवार में भी कई बार आपस में विवाद हो सकते हैं, स्त्री पुरुषों में आपस में समस्याएं हो सकती है, घर में पति पत्नी के बीच समस्या हो सकती है, किसी ऑफिस में हम देखें तो कर्मचारियों के प्रति कर्मचारी और जो मालिक है इनके बीच में समस्या हो सकती है, संघर्ष हो सकता है, शासन के प्रति कभी असंतोष हो सकता है। तो ऐसी अनेक स्थितियों में न्यायपालिका जो है वो संतुलन बिठाने का काम करती है, निष्पक्ष न्याय देकर किसी के प्रति अन्याय न हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान न्यायालय में रखा जाता है। स्वतंत्रता, समता, न्याय और लोकतंत्र, इनके फायदे, इनके लाभ जब साधारण मनुष्यों को मिलने लगते हैं
तब लोकतंत्र की व्याप्ति तथा गहराई बढ़ जाती है और यह लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक भी है। तभी हमारा लोकतंत्र सशक्त होता है जब हमारे देश का आम नागरिक अपने स्वतंत्रता का भरपूर लाभ ले सकता है, उसे अपने समाज में समता का एहसास हो, उसे हर जगह पे न्याय की उम्मीद हो, तभी हमारा लोकतंत्र सशक्त होता है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका की रचना। भारत एक संघ राज्य है और प्रत्येक संघ राज्य का एक स्वतंत्र विधानमंडल और कार्यकारी मंडल है। इसके पहले के पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि भारत में राज्य स्तर पर सरकारें काम करती हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, विधान परिषद होती है, उसके अलावा उनकी अपनी कार्यकारी मंडल होता है उनका, जो उनके कानून का क्रियान्वयन करता है। लेकिन न्यायपालिका संपूर्ण देश के लिए एक ही होती है। उसका केंद्र और राज्य ऐसा कोई स्वतंत्र विभाजन नहीं है। न्यायपालिका संपूर्ण देश के लिए एक अलग इकाई के रूप में काम करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यायपालिका की रचना। यदि हम देखें तो सबसे ऊंचे पायदान पर है उच्चतम न्यायालय, उसके बाद है उच्च न्यायालय, फिर इसके बाद है जिला न्यायालय और इसके बाद है अधीनस्थ न्यायालय। यदि इनकी हायरार्की हम देखें तो सबसे पहले सीनियर, सबसे बड़े पोस्ट पर कौन से है? सबसे पहले पायदान पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर उसके नीचे जिला न्यायालय और फिर अधीनस्थ न्यायालय। न्यायपालिका की रचना पर यदि हम दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले पायदान पर है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबसे छोटी इकाई के रूप में काम करते हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो इस तरह से हम देखते हैं इनकी हायरार्की, और ये ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह न्यायपालिका कार्य करती है। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे उच्चतम न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। हमारा भारत देश और भारत देश की हमारी राजधानी दिल्ली, केंद्र सरकार यहीं से काम करती है और हमारा सुप्रीम कोर्ट यानी भारत का उच्चतम न्यायालय भी दिल्ली में है। न्यायाधीशों की योग्यताएं। जो न्यायाधीश के रूप में काम करते हैं, इन लोगों के लिए भी कुछ योग्यता की शर्तें हैं। संविधान ने कुछ नियम बनाए हैं। तो पहला सबसे अनिवार्य जो पहली शर्त है वो है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो। कोई विदेशी नागरिक हमारे देश में न्यायाधीश के पद पर कार्य नहीं कर सकता। उसे कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में वो काम कर चुका हूं। यानी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनके लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं उनमें से ये 2 प्रमुख हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हूं, अथवा वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का
5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। तभी वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की कुर्सी पर विराजमान हो सकता है। उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के प्रमुख होते हैं और मुख्य न्यायाधीश के साथ भी अन्य बहुत सारे वहाँ पे न्यायाधीश काम करते हैं। शुरू में न्यायाधीशों की मूल संख्या 8 हुआ करती थी और ये बढ़ते बढ़ते अब 2019 में 34 तक पहुंच गई है। यानी मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य 34 न्यायाधीश और उनके साथ काम करते हैं। मुख्य न्यायाधीश, और ये मुख्य न्यायाधीश निर्भय रूप से न्यायदान करें, इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का प्रयत्न किया जाता है। यानी इस पर किसी भी तरह का दबाव, बाहरी दबाव, किसी तरह का राजनीतिक दबाव, कहीं कुछ भी न्यायालय के निर्णय को प्रभावित न करे, न्यायाधीश के निर्णय को प्रभावित न करे, इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अब न्यायाधीशों को सेवा की गारंटी होती है, मतलब न्यायाधीशों को किसी भी सामान्य कारण से या किसी राजनीतिक उद्देश्य के आधार पर हटाया नहीं जा सकता। मुख्य न्यायाधीश को कुशल विधि वेत्ता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है, उसे उच्च न्यायालय में यानी किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीश पद का अथवा वकालत का अनुभव होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अवकाश ग्रहण करते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं सरकारी नौकरियों में 58 साल या कहीं कहीं 60 साल में रिटायरमेंट होता है, सेवानिवृत्ति होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ये 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, क्योंकि यह जो पद होता है बहुत जिम्मेदारी का पद होता है। इस पद पर काम करने के लिए एक लंबे अनुभव की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 65 साल होती है। अब हम जानेंगे उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट। ये मुंबई हाई कोर्ट है, ये जो हम देख रहे हैं ये है हमारे मुंबई हाई कोर्ट के एक चित्र। भारतीय संविधान में निहित प्रत्येक घटक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। यानी प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, एक उच्च न्यायालय होता है। वर्तमान समय में अपने देश में 24 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। जिस तरह हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश है और उसके साथ 34 न्यायाधीश और होते हैं, उसी तरह से हाई कोर्ट में भी, उच्च न्यायालय में भी एक मुख्य न्यायाधीश होता है और उसके साथ कुछ अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय के बाद जो नंबर आता है जिला न्यायालय का और अधीनस्थ न्यायालय का, तो जिला और तहसील स्तर के न्यायालयों से लोगों का हमेशा संबंध पड़ता रहता है। प्रत्येक जिला न्यायालय में एक जिला न्यायाधीश होता है। जिला स्तर पर न्याय देने के लिए निर्मित न्यायालय जिला न्यायालय कहलाते हैं। यानी हर जिले में लोगों को न्याय मिल सके। अब जिले में कोई मुंबई जिले में रहता है और उसे न्याय लेने की ज़रूरत पड़ती है, कभी उसे आवश्यकता पड़ती है, तो वह हाई कोर्ट में या सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा ना, तो वो पहले अपने लोकल स्तर पर, अपने स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर न्याय के लिए गुहार लगाएगा।
तो उसके लिए जिला स्तर पर सभी को न्याय मिल सके तो वहाँ न्याय देने के लिए जो न्यायालय बनाए जाते हैं उन्हें जिला न्यायालय कहते हैं। ये न्यायालय एक जिला या कई जिलों के लोगों के लिए होते हैं। अब ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है उस जिले की जनसंख्या पर और उस जिले में दायर हुए मुकदमों की संख्या पर। ये न्यायालय उस प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं। भारत की कानून पद्धति की शाखाएं, पहला है दीवानी कानून और दूसरा है फौजदारी कानून। अब कानून भी बहुत तरह के हैं। मुख्य रूप से इनको हमने भारत में दो तरह के शाखाओं में बांटा गया है। पहला है दीवानी कानून यानी सिविल लॉ और दूसरा है फौजदारी कानून या आपराधिक कानून जिसे हम कहते हैं क्रिमिनल लॉ। सबसे पहले हम जानते हैं दीवानी कानून के बारे में, सिविल लॉ के बारे में। लोगों के अधिकारों का हनन करने वाले विवाद इस कानून के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे कि दीवानी कानून के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दीवानी कानून में वो चीज़ें आती हैं जो किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करती हैं, जैसे जमीन से संबंधित विवाद, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद और विवाह विच्छेद यानी डिवोर्स के मामले, फैमिली में आपस में परिवार में कुछ लड़ाई झगड़े हों, तो ये सब जो निपटारे होते हैं इन सब का निपटारा सिविल लॉ के अंतर्गत किया जाता है, दीवानी कानून के अंतर्गत किया जाता है। जमीन से संबंधित, जायदाद से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित और परिवार से संबंधित विवाह विच्छेद या डिवोर्स जैसे मामले, ये सब दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। और अब दूसरा है फौजदारी कानून, आपराधिक कानून या क्रिमिनल लॉ। अब अपराध के दायरे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, किन चीज़ों को अपराध माना जाए और किसे नहीं, तो इसके लिए भी कुछ नियम सीमा निर्धारित किए गए हैं। तो फौजदारी कानून के सहारे गंभीर स्वरूप के अपराधों को हल किया जाता है। और ये गंभीर स्वरूप के अपराध कौन कौन से हैं? चोरी, डकैती, दहेज के लिए शारीरिक यातनाएं देना, किसी का मर्डर कर देना, हत्या कर देना, अपहरण कर लेना, तो ये सब जो तकलीफ़ें हैं दी जाती हैं, ये सब जो अत्याचार किए जाते हैं, इनके प्रति यदि हमें न्याय की आवश्यकता हो तो ये फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं। फौजदारी कानून के अंतर्गत काम कैसे होता है? तो सबसे पहले इन अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किया जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इसे FIR कहा जाता है, FIR। पुलिस उसकी जांच करती है और उसके बाद अदालत में मुकदमा दायर होता है। और यदि उसके बाद पक्ष प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, दोनों तरफ के वकील होते हैं, अपने आपसी मुद्दों को परस्पर जज के सामने रखा जाता है, उसकी सुनवाई होती है, सबूत प्रस्तुत किए जाते हैं, गवाह पेश किए जाते हैं और सभी पक्षों की यानी दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद जो जज है वो अपना निर्णय देते हैं। और यदि अपराध सिद्ध हो गया तो अपराध सिद्ध होने पर सजा का स्वरूप भी गंभीर होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था का देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है। सामान्य लोगों में भी न्यायपालिका के प्रति आदर और विश्वास की भावना है। भारत में चाहे कुछ भी हो जाए, हम कई बार सुनते हैं लड़ाई झगड़ा आपस में किसी का हो जाए, मारामारी हो जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। यानी कोर्ट के प्रति लोगों का विश्वास आज भी बना हुआ है। न्यायालय के प्रति लोगों में एक आदर की भावना है। लोगों में ये विश्वास है कि हमें कहीं भी
हमारे साथ अत्याचार हो, लेकिन न्यायालय में हमें पूरा इंसाफ मिलेगा, हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा, निष्पक्ष रूप में हमारी बात सुनी जाएगी और निष्पक्ष रूप से हमारे साथ न्याय भी किया जाएगा, हमें अपना अधिकार मिलेगा। और यह जो विश्वास है, यह विश्वास बहुत बड़ी चीज है। भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने में हमारे न्यायालयों का बड़ा योगदान है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।